आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांटे किंगडम का लास्ट ग्रुप, दैट इज मोस्ट एडवांस प्लांट। वो कौन से हैं बेटा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सबसे पहली चीज़ तो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। जिस तरीके से जिम्नोस्पर्म में कोन की फॉर्मेशन हो रही थी, उसी के सिमिलर स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म्स में क्या बनती है? फ्लावर बनती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हम 3 कंपैरिजन कर चुके हैं। एक बार दोबारा से मैं बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। क्या क्या डिफरेंस था बेटा? सबसे पहला पॉइंट, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो नेकड होते हैं। नेकड मीन्स they are not covered by ovary wall। वो ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? ओव्यूल्स जो होते हैं दे आर कवर्ड बाई ओवरी वॉल। वो कवर्ड होते हैं, किससे कवर्ड होते हैं? ओवरी वॉल से कवर्ड होते हैं। एनसीईआरटी करने से पहले मेन पॉइंट आपको बता रही हूँ, फिर मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूँगी। सेकंड पॉइंट, अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल ही सीड में मॉडिफाई होगा। दोनों प्लांट्स में सीड बनते हैं एंड एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिम्नोस्पर्म्स में भी सीड बनते हैं, एंजियोस्पर्म में भी सीड बनते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? इनके केस में तो सीड्स कैसे होंगे? नेक्ड होंगे। दैट मीन्स दे आर नॉट कवर्ड बाई फ्रूट वॉल। वो फ्रूट वॉल से कवर्ड नहीं है। दे आर नॉट कवर्ड बाई फ्रूट वॉल। जबकि एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है? सीड्स आर कवर्ड बाई फ्रूट वॉल। इनमें कवर्ड सीड्स होते हैं, इनमें नेक्ड सीड होते हैं। फ्रूट वॉल के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पेरिकार्प। तो ये मेन डिफरेंस होता है एनसीईआरटी का एंड एक्सरसाइज का। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपको मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन क्या है? बोथ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म बियर सीड्स, देन व्हाई आर दे क्लासिफाइड सेपरेटली। फिर दोनों को अलग अलग क्यों क्लासिफाई किया गया? तो अलग अलग क्यों क्लासिफाई किया गया है? क्योंकि इनमें सीड्स नेक्ड होते हैं और इनमें सीड्स फ्रूट वॉल से कवर्ड होते हैं। दैट मीन्स सीड हमेशा फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनमें फ्रूट होता नहीं है, सीड्स नेकेड होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है। तीसरा डिफरेंस होता है इनमें एंडोस्पर्म को लेकर के। एंडोस्पर्म के बारे में हमने 3 पॉइंट्स बताए थे। पहला पॉइंट तो क्या था कि जो इनका एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड क्यों होता है? क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। हैप्लॉइड क्यों होता है? क्योंकि वो उसके गैमेटोफाइट का ही एक पार्ट होता है। जबकि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। और ट्रिप्लॉइड क्यों होता है? क्योंकि ये ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक टाइप का फ्यूजन होता है ट्रिपल फ्यूजन। तो इनमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, इनमें बिफोर फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म्स में हैप्लॉइड होता है और एंजियोस्पर्म्स में डिप्लॉइड होता है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के केस में। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों की लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है। दैट मीन्स अपने लाइफ का ज़्यादातर टाइम किस में बिताएंगे? डिप्लॉयड फेज में बिताएंगे। सिर्फ कुछ ही सेल्स हैप्लॉइड होती हैं, फ्यू सेल्स हैप्लॉइड होती हैं, बाकी सारी सेल कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी। ठीक है। टाइप ऑफ मियोसिस की बात करें तो जिनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होती है उनके केस में गैमेटिक मियोसिस होता है। दैट मीन्स मियोसिस फॉर गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये तो जर्नल आपको पता होना चाहिए। जब भी एंजियोस्पर्म आप पढ़ो तो ये चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक। तो जैसे जिम्नोस्पर्म्स में कॉर्न की फॉर्मेशन हो रही थी, वैसे ही इनके अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी? फ्लावर की।
फ्लावर कैसा हो सकता है? मे बी फ्लावर आपके बाइसेक्सुअल हो, या मे बी फ्लावर कैसे हो? यूनिसेक्सुअल हो। एक फ्लावर में एक सेक्स ऑर्गन भी हो सकता है या दोनों सेक्स ऑर्गन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब दोनों सेक्स ऑर्गन अगर एक ही फ्लावर में है तो कंडीशन कहलाएगी बाइसेक्सुअल, और एक फ्लावर में या तो मेल सेक्स ऑर्गन है या फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो उन फ्लावर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल। अब फ्लावर के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी? सेक्स ऑर्गन्स की। जैसे इसमें बनेगा मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन हम किसे कह रहे हैं बेटा? हम कह रहे हैं स्टैमन को। और इनके अंदर बनेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन हम किसको कहेंगे? कार्पल को या पिस्टिल को। अब मेरी बात एक चीज ध्यान से सुनो, जो चीज तुम्हें यहां पे पता होनी चाहिए। जब हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा तो हमने कहा कि उनके केस में आर्चिगोनिया की फॉर्मेशन होती है, लेकिन एंथीरिडिया की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। आर्चिगोनिया और एंथीरिडिया हमने किस में देखे? टेरिडोफाइट में देखे, ब्रायोफाइट में देखे। जिम्नोस्पर्म्स में आर्चिगोनिया तो था, लेकिन एंथीरिडिया नहीं बना था, सीधा उनमें पॉलन ग्रेन बन रहा था। इसका मतलब एंथीरिडिया का लास्ट ग्रुप था टेरिडोफाइट, और आर्चिगोनिया का लास्ट ग्रुप था जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ना तो एंथीरिडिया की फॉर्मेशन होती है, ना ही आर्चिगोनिया की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो होगा क्या, मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको हमने कहा स्टैमन। अब स्टैमन में क्या स्ट्रक्चर होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये तो होता है स्टैमन का फर्टाइल पार्ट, टर्मिनल जो लॉब्ड पार्ट है इसको हम कहते हैं एंथर, और ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ये तो है स्टैमन की स्ट्रक्चर। और अगर हम पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल में क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो फ्लावर के बेसिक पार्ट आपने पढ़े हैं इसमें क्या होता है? स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होती है, ठीक है। अब होता क्या है, एंथर के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी? माइक्रोस्पोरेंजिया की। और ओवरी के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी? मेगास्पोरेंजिया की। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे उनकी कोन के अंदर किसकी फॉर्मेशन हो रही थी बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया की। अब एक्चुअल में क्या है, स्टैमन और कार्पल क्या है? मॉडिफाइड लीफ है। क्या है? मॉडिफाइड लीफ। क्योंकि फ्लावर क्या होता है बेटा? मॉडिफाइड शूट होता है। तो स्टैमन जो होता है ये वो स्पेशलाइज्ड लीफ है जिसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होता है। सॉरी, क्या डेवलप होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। इसका मतलब स्टैमन इनके केस में किसकी तरह बिहेव कर रहा है? माइक्रोस्पोरोफिल की तरह बिहेव कर रहा है। और पिस्टिल इनके केस में किसकी तरह बिहेव कर रहा है? क्योंकि पिस्टिल के ऊपर आपके मेगास्पोरेंजिया डेवलप होंगे, तो ये मेगास्पोरोफिल की तरह बिहेव कर रहा है। अब होता है कि स्टैमन के अंदर आपकी किसकी फॉर्मेशन होगी? माइक्रोस्पोरेंजिया की। अब एक स्टैमन में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे? स्टैमन के कौन से पार्ट में होगा माइक्रोस्पोरेंजिया? एंथर पार्ट में। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, एंथर दो टाइप का होता है एंजियोस्पर्म्स में। मोस्ट कॉमनली तो बाइलॉब्ड एंथर होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में मोनोलॉब्ड एंथर भी होता है। कैसा एंथर होता है? मोनोलॉब्ड, ठीक है। फिर क्या होगा? बाइलॉब्ड एंथर अगर होगा ना बेटा, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। रफली अगर हम देखें, डिटेल में हम इसका डिटेल डायग्राम भी देखेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर होती है। ये होता है एक लॉब और ये होता है दूसरा लॉब। इस एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होते हैं इसके 4 कॉर्नर्स पे। तो यहाँ तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है? 4 है।
और मोनोलॉब्ड एंथर में आपके 2 ही माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होंगी। तो बाइलॉब्ड एंथर में तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, मोनोलॉब्ड में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी, एमएमसी या पीएमसी, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। वही सीक्वेंस है जो हमने जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ी थी, वहाँ भी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बन रही थी या पोलन मदर सेल। इनका जो नंबर होता है वो मैनी होता है, बहुत सारी होती है, नंबर फिक्स नहीं होता है, नंबर डिपेंड करता है एक स्पेशलाइज सेल जिसको हम कहते हैं स्पोरोजीनस सेल। यंग एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया में जो सेल्स फिल्ड अप होती हैं उनको हम कहते हैं क्या कहते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, स्पोरोजीनस सेल्स कहते हैं उनको, ठीक है। तो स्पोरोजीनस सेल्स होती हैं इनके अंदर, वही आगे जाकर के किस में डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं, एमएमसी या पीएमसी। इसका मतलब एमएमसी या पीएमसी का नंबर कितना होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है स्पोरोजीनस सेल्स के नंबर के ऊपर। जितनी स्पोरोजीनस सेल्स होंगी उतनी ही क्या बनेंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और वो एक नंबर में तो होती नहीं है, क्योंकि बाइलॉब्ड एंथर है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो उनका नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी तरीके से मेगास्पोरोफिल जो होता है, पिस्टिल जो होता है, इसके अंदर फॉर्मेशन होगी, इसके ओवरी पार्ट में मेगास्पोरेंजिया की फॉर्मेशन होगी। अब मेगास्पोरेंजिया किसे कह रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज होता है ओव्यूल। जैसे ये आपका ओवरी पार्ट है, इसके अंदर एक पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल होता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। अब इस ओवरी में ओव्यूल की क्या अटैचमेंट होगी, वो फ्लावर टू फ्लावर वेरी करता है, किसी में कैसी होती है किसी में कैसी होती है, नंबर और अरेंजमेंट दोनों वेरी करती हैं। तो जैसे कि मैंने ये दिखा दिए कि इस ओवरी के अंदर ये आपके ओव्यूल्स आ गए, मेगास्पोरेंजिया आ गए, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया में क्या होता है बेटा, सेंटर में तो न्यूसेलस सेल्स होती हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस। सराउंडिंग में इनके बाहर इंटेगुमेंट होता है, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। सराउंडिंग में क्या होता है, इंटेगुमेंट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये हमने इनका ओव्यूल बना दिया है। इनके ओव्यूल में क्या होता है, मोस्ट कॉमन जो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल होता है वो होता है एनाट्रोपस। एनाट्रोपस मतलब ये है ओव्यूल की स्टॉक और ये है ओव्यूल की बॉडी। नॉर्मली तो ये ऐसे अटैच होती हैं, लेकिन इनके केस में क्या होता है बेटा, ओव्यूल की बॉडी जो होती है वो इन्वर्टेड हो जाती है। जैसे मान लो पहले ऐसे है, ऐसे है, अब ये बॉडी कैसी हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है, ऐसे इन्वर्टेड हो जाती है। इन्वर्टेड हो जाएगी तो क्या होगा, जो टिप पार्ट पहले ऊपर था अब वो पार्ट किस तरफ आ गया, नीचे की तरफ। देखो ऐसी अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रही है। ये टिप पार्ट था इसका जो पहले ऊपर हुआ करता है, लेकिन इन्वर्टेड ओव्यूल होने के बाद ये कहाँ आ गया है, नीचे आ गया। थोड़ा सा मैंने डिटेल का पार्ट बताया ताकि एनसीईआरटी आपको समझ में आ जाए। तो आपने क्या कहा, पिस्टिल के ओवरी पार्ट में मेगास्पोरेंजिया की फॉर्मेशन हो जाएगी ओव्यूल्स की। अब ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट क्या है कि इस न्यूसेलस में, मतलब ओव्यूल के न्यूसेलस पार्ट में सिर्फ एक ही मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट करती है। मेगास्पोर मदर सेल सिर्फ कितनी बनेगी, सिर्फ एक नंबर में बनेगी, एक ओव्यूल में एक। जबकि यहाँ तो ऐसा नहीं था, यहाँ हालांकि नंबर फिक्स नहीं था, लेकिन अगर हमें कोई स्पोरोजीनस सेल्स का नंबर बता दे तो हम बता देंगे कि उतनी ही क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। लेकिन ओव्यूल में एक ही मेगास्पोर मदर सेल बनती है। फिर क्या होता है बेटा, मदर सेल में मियोसिस होता है। तो यहाँ पे मदर सेल में मियोसिस हुआ, तो यहाँ क्योंकि पोलन मदर सेल थी या माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, तो यहाँ पर एक मियोसिस से 4 सेल बनती हैं। तो यहाँ भी कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी। इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर का टेट्राड। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर का टेट्राड। क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर बनेंगे जो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और एक मियोसिस से 4 बनते हैं,
इनिशियली चारों ग्रुप में रहते हैं, इसलिए उसको क्या कह दिया, टेट्राड कह दिया। ऐसे ही मेगास्पोर मदर सेल भी जब मियोसिस करेगा ना बेटा, तो वो भी क्या बनाएगा, मेगास्पोर का टेट्राड बनाएगा। लेकिन यहां पर फिर से ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, सेम आपका जिम्नोस्पर्म्स में भी हो रहा था। ट्विस्ट क्या है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड में तो जितने भी माइक्रोस्पोर्स हैं सारे के सारे फंक्शनल है, ऑल फंक्शनल। ऑल फंक्शनल मतलब सभी फंक्शनल है, इसका मतलब चारों के चारों मेल गैमेटोफाइट में मॉडिफाई हो जाते हैं। एक मदर सेल से 4 मेल गैमेटोफाइट बनेंगे। जितनी मदर सेल होंगी उससे 4 टाइम आपके मेल गैमेटोफाइट बन जाएंगे, क्योंकि एक से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, तो जितने भी टेट्राड में जितने भी माइक्रोस्पोर है सारे के सारे फंक्शनल होते हैं। और मेल गैमेटोफाइट वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, पोलन ग्रेन के लिए। किसके लिए यूज कर रहे हैं, पोलन ग्रेन के लिए। सिमिलरली जो मेगास्पोर टेट्राड बना है इसमें क्या होता है बेटा, इसके केस में 3 जो होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं। 3 क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। जैसे इसी में लगा लो, ये 4 में डिवाइड हो गया है। कितने में डिवाइड हो गया है, 4 में। तो जो इनमें से चलाजल एंड वाली होती है, मतलब ऊपर टिप से अपोजिट साइड में ये वाली, ये तो फंक्शनल होती है, और बाकी की ये 3 जो है ये क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। ये तो डीजनरेट हो जाएंगी, डीजनरेटेड, और ये क्या रहेगी, फंक्शनल रहेगी। तो मेगास्पोर एक मियोसिस से जो 4 बन रहे हैं, इन 4 में से सिर्फ एक फंक्शनल होता है, बाकी के 3 क्या हो जाते हैं बेटा, डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये 3 तो डीजनरेट हो गए, तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये किस में मॉडिफाई हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट में। इसका मतलब एक मदर सेल से एक ही फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, जबकि यहाँ एक मदर सेल से 4 मेल गैमेटोफाइट बन रही थी। अब फीमेल गैमेटोफाइट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, वो आपको याद रखना है। वो वर्ड क्या है, एम्ब्रियो सैक। दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं। मेल गैमेटोफाइट के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे थे, पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमेटोफाइट के लिए क्या वर्ड यूज किया है बेटा, एम्ब्रियो सैक वर्ड यूज किया है। क्या यूज किया है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मेल गैमेटोफाइट हमारे पास बन चुका है, फीमेल गैमेटोफाइट बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इनके अंदर गैमीट्स बनाने। तो गैमीट्स में देखो, इनिशियली जो पोलन ग्रेन होता है ना बेटा, उसके केस में एक ही न्यूक्लियस होता है, सिंगल सेल्ड होता है। फिर इसमें माइटोसिस होता है, लेकिन माइटोसिस कैसा, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब अनइक्वल माइटोसिस होता है। अनइक्वल होगा तो क्या होगा बेटा, इसके अंदर 2 तरह की सेल्स बनेंगी, जिसमें से एक सेल छोटी होगी और दूसरी सेल बड़ी होगी। ठीक है, इस बड़ी सेल को हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल भी बोलते हैं, और छोटी सेल को हम बोलेंगे जनरेटिव सेल। तो ये है 2 सेल्ड पोलन ग्रेन। इसी तरीके से जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट में भी कैसी कंडीशन होती है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है 7 सेल्ड। 7 सेल होती हैं, ये 2 सेल्ड होता है। हमने कहा था ना कि जिम्नोस्पर्म्स का मेल गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड होता है, तो एंजियोस्पर्म का और भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। इन 2 प्लांट ग्रुप में मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड होता है। इनके फीमेल गैमेटोफाइट में भी 7 सेल्स हैं, फिक्स है 7 सेल होंगी। अब इन 7 सेल्स में से एक सेल क्या होती है, एग सेल, मतलब फीमेल गैमेट होता है। अब 60% केसेस में जो पोलन ग्रेन होता है वो 2 सेल्ड स्टेज पे पॉलिनेट होगा। मतलब वो किसके ऊपर जाएगा, आपके जो इसका स्टिग्मा पार्ट है उसके ऊपर जाकर के अटैच होगा, दैट मीन्स पॉलिनेशन होगा। अब पॉलिनेशन कैसे होगा, जिम्नोस्पर्म्स में तो हमने कहा था कि अनीमोफिली होती है, मतलब विंड से पॉलिनेशन होता है।
लेकिन एंजियोस्पर्म में मोस्ट ऑफ द प्लांट में जूफिली देखने को मिलती है, मतलब पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। एबायोटिक एजेंट मतलब विंड और वाटर, इनसे पॉलिनेशन भी होता है, लेकिन वाटर से सबसे रेयर होता है और विंड से भी कुछ में होता है, सब में नहीं होता है। मतलब इनमें अलग अलग टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट है, बायोटिक भी और एबायोटिक भी, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में सिर्फ विंड से पॉलिनेशन हो रहा था बेटा। अब पोलन आकर के अटैच हो गया स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर अटैच होने के बाद जैसे मान लो यहाँ पे एग है हमारा, ये एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक में ये एग है, ठीक है। एम्ब्रियो सेक की क्या स्ट्रक्चर होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एम्ब्रियो सेक में 7 सेल्स क्या क्या होंगी बेटा, ये मैं आपको ओव्यूल का डायग्राम बना करके उसमें दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ध्यान से देखना। इन्वर्टेड ओव्यूल मैं बना रही हूँ। इन्वर्टेड ओव्यूल को हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल बहुत कॉमन होता है। इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होगी। एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्स तो होती हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ये जो टिप पार्ट होता है ना जिसके ऊपर इंटैगुमेंट एब्सेंट होता है, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। और इसका जो अपोजिट एंड होता है इसको हम कहते हैं चलाजा। इसके स्टोक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा फ्यूनिकल। और ये है 2 इंटैगुमेंट। तो इसके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल्स हैं, चलाजल एंड की तरफ भी 3 सेल्स हैं, और 6 की 6 में आपके सिंगल सिंगल न्यूक्लियाई है। और एक सेल जो सबसे बड़ी है वो है सेंटर में, इसको हम कहेंगे सेंट्रल सेल। तो चलाजल एंड वाली जो 3 सेल्स हैं इनको तो हम कहते हैं एंटीपोडल्स। सेंटर वाली जो सबसे बड़ी सेल है इसको कहा जाता है सेंट्रल सेल। और माइक्रोपाइलर एंड वाली जो 3 सेल्स हैं इनको हम कॉमनली कहते हैं एग अपरेटस। और इस एग अपरेटस में जो सेंट्रल सेल है जो थोड़ी सी बड़ी है ये तो है एग, और साइड वाली जो 2 सेल्स हैं ये है सिनर्जिड। सिनर्जिड सिनर्जिड का फंक्शन क्या होता है बेटा, ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करेंगी। मतलब यहाँ पे पोलन ट्यूब, पोलन आकर के डिपॉजिट हो गया तो ये पोलन क्या करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, और ये ट्यूब स्टाइल के थ्रू होते हुए किस में आएगी, ओव्यूल में एंटर करेगी। हमेशा पोलन ट्यूब की जो एंट्री होती है ज़्यादातर केसेस में वो इसके माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करता है। किससे एंटर करता है, माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करता है। ओव्यूल में तो माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा, लेकिन एम्ब्रियो सैक में हमेशा किसी एक सिनर्जिड में एंटर करता है, या तो इसमें या इसमें। और जब सिनर्जिड में पोलन ट्यूब की एंट्री होती है तो सिनर्जिड क्या हो जाती है बेटा, डीजनरेट हो जाती है। एक चीज और ध्यान रखना, जब पोलन यहां आकर के डिपॉजिट हो जाता है तो जनरेटिव सेल सेकेंड माइटोसिस करेगी, और सेकेंड माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, या तो 40% प्लांट में तो ये काम पॉलिनेशन से पहले ही हो जाता है, और 40% में जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आकर के अटैच हो जाता है तब होता है। तो जब पोलन ट्यूब बनती है तो ये सारा कंटेंट पोलन ट्यूब में चला जाता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे क्या है, हमारे मेल गैमेट्स हैं, ये मेल गैमेट्स हैं। वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो डीजनरेट हो जाता है लास्ट तक जाते जाते, तो दोनों मेल गैमेट किस में रिलीज हो जाएंगे, सिनर्जिड में। यहाँ से एक मेल गैमेट एग सेल में एंटर कर जाएगा और एक सिनर्जिड सेल में, और वो क्या करेंगे बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे। एंजियोस्पर्मिक प्लांट यूनिक है। यूनिक क्यों है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है। What do you mean by double fertilization? Double fertilization means it involves 2 type of fusion.
2 टाइप ऑफ फ्यूज़न इसमें होते हैं। कौन कौन से फ्यूज़न होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में, अभी के लेक्चर में इतना ही सफिशिएंट है, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।